तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना, एक लॉजिक के साथ चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। ये हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, दिस इज सोनू अहलावत। सबसे पहले तो जिन लोग का 12 अक्टूबर से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोग इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओ। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग की डिमांड थी कि भैया लास्ट टाइम स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो फाइनली आपके लिए जबरदस्त स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूं। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बस जरूरी है कि जो स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको आप प्रॉपर फॉलो करिए, फिर देखिए रिजल्ट का जबरदस्त निकल के आते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोग के डाउट आ रहे हैं स्टडी मटेरियल को लेकर उनको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, मार्च मंथ में हमने इस एग्जाम के लिए एक जबरदस्त स्टडी मटेरियल लॉन्च किया था पीडीएफ फॉर्म में, जिसको हमने क्रैश कोर्स का नाम दिया था। वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप अब भी ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। तो जितना भी आपके पास टाइम है उनको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सभी के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल उसके अंदर रखा था। मार्च मंथ में हमने लॉन्च किया था वो, क्योंकि तब इसका एग्जाम मार्च मंथ में होना था, फिर पोस्टपोन हो गया। तो चलिए बढ़ते अपनी स्ट्रेटजी की तरफ, जिसमें फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, रिवाइज कंप्लीट सिलेबस बिफोर योर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज से आपके एग्जाम के लिए जितना भी टाइम बचा है, सबसे पहला काम आपका यही है कि एक बार कंप्लीट सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको यही लगता रहता है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप भूलते जाते हो। तो एक बार चाहे आपको सिलेबस के ऊपर नजर ही मारनी है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन रिवाइज करना मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने एग्जाम से पहले। तो एक बार एग्जाम में बैठने से पहले कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। क्या फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन को एक बार ध्यान से नोटिस किया है, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर सोल्व करने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोस्टली स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एक बड़ी बाधा बनने वाली है। सबसे बड़ा विलन क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन इस एग्जाम में रहती है, क्योंकि फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर सोल्व करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि आपके माइंड के अंदर इरिटेशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन को मैनेज कैसे करें? काफी सारे लोग क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले ही आपको एग्जाम देने से पहले आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड है हमारा पॉइंट नंबर 3, सोल्व 5 to 6 मॉक पेपर्स बिफोर योर एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 मॉक पेपर बैक टू बैक सोल्व करने हैं, प्रॉपर टाइमर लगाकर अपने मोबाइल के अंदर। आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। आपको देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां है, किस सेक्शन के अंदर मैं वीक रह जा रहा हूं, कि ये मेरी कमजोरी है। मैं इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाया हूं केवल 60 मिनट्स के अंदर, नेगेटिव मैंने कितने लगाई हैं। तो आपको बैक टू बैक 5-6 मॉक टेस्ट सोल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके बात बनेगी, तभी आप इस सिचुएशन का सामना कर पाओगे, टाइम ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड को मेंटेन कर पाओगे। और तो आपका एक अजीब सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, एग्जाम में कैसे फील करना है। आप एग्जाम को पहले ही फील कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मॉक पेपर 5 से 6 बैक टू बैक सोल्व करिए, चाहे आपका एग्जाम कल ही क्यों ना हो। तो तुरंत स्टेशनरी स्टोर पर जाइए या फिर आप गूगल करिए, मॉक पेपर 5 से 6 सोल्व करिए प्रॉपर, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पॉइंट नंबर 4 है फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। फ्रेंड्स, अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप कुछ नया पढ़ो, कॉम्प्लिकेटेड पढ़ो, या फिर एक बार सिलेबस को अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। फ्रेंड्स, अब जरूरी है कि आप वीक टॉपिक्स निकाल लीजिए, वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए सब्जेक्ट वाइज। देखिए, जनरल अवेयरनेस के जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जिनको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, उनके ऊपर मोस्टली फोकस करिए। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस के टाइप निकाल लीजिए कि हाँ परसेंटेज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पाता, तो उनके ऊपर मोस्टली फोकस करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जाम में आप तभी डिस्क्वालीफाई होते हैं जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते जिनमें आप वीक हो, जो टॉपिक आपके वीक है। जब आप उन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तो चांसेस आपके एग्जाम को क्रैक करने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ भी नया मत पढ़िए, कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की कोशिश मत करिए, पहले उनके ऊपर फोकस करिए जो आपके वीक टॉपिक्स बच चुके हैं। स्टार्टिंग से सिलेबस को पढ़ने मत बैठ जाइएगा, वीक टॉपिक निकालिए कि हाँ
करंट अफेयर के अंदर ये वीक टॉपिक है, इसके ऊपर फोकस करूंगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर ये वाला वीक टॉपिक है, हिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर फोकस करूंगा। मैथमेटिक्स के अंदर ये वाला टाइप का क्वेश्चन यार मुझसे सोल्व नहीं होता, तो उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करिए। तो ये करिए फ्रेंड्स, ये ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो इनके अंदर ये काम आपको करना है, वीक टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, फोकस ऑन करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज। मैंने देखा है काफी सारे लोग लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर करंट अफेयर को फोकस कर लिया जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन पक्के हैं। ये सही है, लेकिन फ्रेंड्स इस एग्जाम के साथ सीन कुछ और है। ये एग्जाम मार्च मंथ में होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन हो गया था। अब कोई नहीं जानता कि इस एग्जाम में करंट अफेयर्स कब से कब तक के पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्च में ही एग्जाम बन के तैयार हो गया हो, वही एग्जाम अब आपके सामने अक्टूबर मंथ में रखा जाए और नए करंट अफेयर्स आपके सामने ना आए, सभी पुराने करंट अफेयर्स 2019 वाले आपके सामने आए। तो पढ़े कौन से करंट अफेयर? काफी सारे लोग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आजकल के करंट अफेयर देख रहे हैं, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि हमारी इंपोर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इंपोर्टेंट डेट्स को उठाइए, साथ ही जितनी भी सेंट्रल लेवल के ऊपर इंपोर्टेंट योजनाएं उनको पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर टॉपिक वाइज बनते हैं, तो इनमें से आपको 5 से 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फंस जाएंगे। जितने भी इंपोर्टेंट सम्मेलन है, समिट्स है, उनके ऊपर फोकस करिए, कोविड-19 के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, साथ ही जो किसान बिल पारित हुए हैं उनके ऊपर फोकस करिए। तो अगर आप करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। कहीं से भी करंट अफेयर ऐसे मत पढ़ने लग जाइए, एमसीक्यू क्वेश्चंस की यूट्यूब के ऊपर वीडियो मत देखने लग जाइए, इसका बेनिफिट नहीं होगा। बेहतर है करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़िए, एक एक टॉपिक उठाइए और उनसे डाउट क्लियर करिए। जो स्टडी मटेरियल की मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, उसमें मैंने आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए हैं, तो आपका डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए आज से जितना भी टाइम है, तो आपको एक काम करना है, एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर को तो एनालाइज करना है। अभी गूगल के ऊपर जाइए और प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और उनको एक बार अच्छे से एनालाइज करिए। सोल्व नहीं करने बैठना है आपको मॉक टेस्ट की तरह, केवल एनालाइज करना है। सेक्शन वाइज जीके के अंदर देखिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, किस किस बेसिस से, किस किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही इंग्लिश के अंदर मोस्टली कौन से टॉपिक को फोकस किया गया है, हाँ इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किस तरीके का पैसेज इंग्लिश में पूछा जा रहा है। ऐसे ही मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे फोकस किया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, या फिर परसेंटेज से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से कब तक के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ये एक आइडिया लगेगा, आपको एक एक्सपीरियंस होगा अलग तरीके का, आपका एक अजीब सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे एग्जाम से एक दिन पहले ही क्यों ना हो, कम से कम 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके एग्जाम देने तब जाइएगा, फिर देखिएगा कि इसका क्या जबरदस्त इफेक्ट आपके एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर पड़ता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, जो कि नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड है। आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क काट ले जाएगा, जो कि बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। काफी सारे लोग इसी वजह से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो फ्रेंड्स मेरी आपके लिए यही एडवाइस है, जब आप किसी क्वेश्चन के ऊपर 100% श्योर होते हो कि हाँ इसका आंसर यही वाला ऑप्शन है, तभी उसको टिक करें, वरना उसको टिक मत करिएगा, क्योंकि वो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा और आपको उसकी पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एग्जाम में आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दे, ऐसे ही बाद में एनालाइज करिएगा, आपको टाइम भी मिलेगा। जब आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, बाद में ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते करते जा रहे हो और फिर अचानक से उसका आंसर आपके माइंड में एकदम ब्लिंक हो जाए और फिर आप उसको लगा सकते हो। आप जब सोल्व करते जा रहे हो तो क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग मत लगाए, उसे छोड़ दीजिए बाद में एनालाइज करने के लिए। ऐसे नेगेटिव मार्किंग करते हुए मत चलेगा, उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी के लास्ट और पॉइंट नंबर 8 के बारे में, जो कि है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें, पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करें, कौन से सेक्शन के ऊपर कितना टाइम मैक्सिमम हमें देना चाहिए ताकि हमें ज्यादा नुकसान ना हो सके। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना होता, नहीं इसमें कोई कैलकुलेशन होती है। सिंपल आपने क्वेश्चन पढ़ा,
पढ़ा, अगर आपको उसका आंसर पता है तो फटाफट आपने टिक किया, फिर आगे बढ़ गए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को सोल्व करिए। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग उठा के बैठ जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर क्या होता है आपका मैथमेटिक्स के अंदर इतनी कैलकुलेशन के अंदर आप उलझ जाते हो, या फिर रीजनिंग के अंदर इतने लॉजिक्स के अंदर आप उलझ जाते हो जिसकी वजह से आपके पास टाइम नहीं बचता, आपका सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा सेक्शन उठाइए जो कि सबसे कम टाइम कंज्यूम करे, पहले सेफ हो जाइए। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको लगभग मैक्सिमम 8 मिनट का टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। सेकंड अटेम्प्टेशन के बारे में बात करें तो सेकंड अटेम्प्टेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड नंबर पर आपको इंग्लिश करना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स करना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इंग्लिश मेरी मैथ से बेटर है, तो सेकंड नंबर पर इंग्लिश को अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इंग्लिश से बेटर मेरा मैथ्स है, मैं मैथ्स में अच्छा हूं, तो सेकंड पे आप मैथ्स को अटेम्प्ट करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लिश के ऊपर आपको मैक्सिमम 12-13 मिनट के आसपास लगाना, इससे ज्यादा टाइम इंग्लिश को मत दीजिएगा। साथ ही मैथमेटिक्स को मैक्सिमम 25 मिनट, 25, 26, 27 के आसपास हो सकती है, इतना टाइम आप मैथ्स के ऊपर लगाइएगा। ध्यान रखिएगा टाइम का, कहीं ऐसा ना हो कि आप मैथ्स की कैलकुलेशन में उलझ गए और आपको पता ही नहीं चला, पता चला कि 40-50 मिनट आपने मैथ्स के ऊपर निकाल दिया। तो ये एक टाइम अपने माइंड में बैठा के रखिए कि हाँ 25 मिनट के आसपास मुझे मैथ्स को देना है, क्योंकि बाकी के सेक्शन मेरे अभी तक बचे हुए हैं। फाइनल पर थर्ड नंबर पर जो आपको अटेम्प्ट करना है वो आपका रीजनिंग रहना चाहिए। रीजनिंग आपका थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है, लेकिन मैथमेटिक्स से तो कम ही होता है। तो आपको थर्ड नंबर पर रीजनिंग कम से कम 20 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो, काफी है। और लास्ट में आपको अगर इंग्लिश आपका ज्यादा मतलब वीक सेक्शन है तो लास्ट में इंग्लिश को ले लीजिए, या फिर मैथ्स आपका ज्यादा वीक सेक्शन है तो लास्ट में मैथ्स को ले लीजिए। सेकंड नंबर पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंग्लिश करो या फिर मैथ करो। अगर आपका इंग्लिश बेहतर है तो इंग्लिश करो, अगर आपका मैथ बेहतर है तो मैथ करो। जो भी सेक्शन आपका सबसे ज्यादा वीक है उसको सबसे लास्ट में ले जाइए, इंग्लिश को लास्ट में ले जाइए या फिर आप मैथ्स को लास्ट में ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका रहना चाहिए, यही टाइम रहना चाहिए। अगर आप, जो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बताई कि 8 मिनट के आसपास जीएस को देना है, 25 मिनट के आसपास मैथ को देना है, अगर आप यही टाइमिंग दे पा रहे हो तो आपके पास 7 से 8 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगी, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन पेपर को एक बार चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने सभी क्वेश्चन सही लगाए हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता था, आपने छोड़ा था बाद के लिए, उनको एक बार समझ सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो उनको सोल्व करने के लिए। क्या पता आप उसे दोबारा से सोल्व कर पाओ। तो ये 7 से 8 मिनट लास्ट में बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक तरफा क्वेश्चन को सोल्व करते चले गए, नेगेटिव मार्किंग करते चले गए, ना ही आपको सेक्शन पता कि किस सेक्शन को मैं कितना टाइम दे रहा हूं, ना ही आपको ये पता कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना, एक लॉजिक के साथ चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। तो फ्रेंड टोटल 8 पॉइंट डिस्कस किए मैंने, अगर आप इनको फॉलो करते हो एग्जाम से एक दिन पहले भी, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स यही था आज की इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी सुझाव सजेशन हो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।